हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी का ही आगे जो इस पर सब हेडिंग्स दिए हुए हैं। अब तक हम अर्लियर वीडियोस में भी अभी हम साइकोलॉजी का ही जो यूजीसी का सिलेबस है उसमें हम जो फर्स्ट टॉपिक है एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी उसी को ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मेजर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की बात करेंगे कि द एमरजेंस ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी इज मार्क्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट स्कूल्स ऑफ थॉट, each contributing different perspectives ऑन ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने अब तक की जो वीडियोस में क्या किया, कैसे प्री इंडिपेंडेंस एरा की हमने बात की, कैसे हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात की, हमने स्पिरिचुअलिज्म की बात की, हमने 1970s की बात की, 80s की बात की, 90s की बात की, 2000 में कैसे हम इंडियन साइकोलॉजी के ऊपर हम शिफ्ट हो गए और कैसे हम जो कॉलोनियलाइजेशन से हम हट के जो है हमने उसको हमने डी कॉलोनाइजेशन में बात की थी। आज इसमें क्योंकि अब हम मॉडर्न एरा पे पहुंच गए हैं, तो इसमें हम नंबर 1 पे बात करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म की। इसमें क्या है कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है ये लेट 19th सेंचुरी की बात है, फाउंडेड बाय विलियम जो वुंड है उसने किया था एंड एडवांस्ड बाय एडवर्ड टिचनर। सबसे पहले शुरू तो उसने क्या किया था, फाउंडेड बाय क्या होता है विलियम वुंड, बट जो उसको एडवांसमेंट दी थी उसको आगे जो लेके गए थे वो किसने किया था, एडवर्ड टिचनर। क्योंकि ये बहुत स्मॉल ऐसे एक नंबर के क्वेश्चन है जो आपको मालूम होना चाहिए। बाकी आप इसके बारे में और डिटेल में जो स्ट्रक्चरलिज्म है लेट 19th सेंचुरी में आप और ज़्यादा आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको जिस्ट बता रही हूँ ताकि आपको यूजीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसी में जो लेट 19th सेंचुरी में जो स्ट्रक्चरलिज्म है इट एम टू एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्शियस माइंड थ्रू इंट्रोस्पेक्शन, कि हमारे कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। हम जब अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो उसके बारे में हमारे को एनालाइज करना, हमारा उसमें जो स्ट्रक्चरलिज्म है इसका एम ये था। एंड स्टडीड बेसिक मेंटल एलिमेंट्स, कौन कौन से हमारे सेंसेशंस क्या हैं, हमारी फीलिंग्स क्या हैं, इमेजेस क्या हैं। आपको याद होगा हमने कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ा जो है काफ़ी हमने सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते इमेजरी की बात की थी, जिसमें हम क्या करते हैं कि मेंटल एलिमेंट्स का बेसिक मेंटल एलिमेंट क्या है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं है ना, आप एक बार मान लीजिए आपको RC3 अपने इग्नू सेंटर पर जाना है, आप एक बार जाएंगे आपको तो, और पहली बार जाएंगे आपको लोगों से पूछ के जाना पड़ेगा, सेकंड टाइम जाएंगे तो थोड़ा आपको रास्ता याद हो जाएगा, थर्ड टाइम जाएंगे तो रास्ता और अच्छे से याद हो जाएगा। तो उसके बारे में कि आपकी जो हमारे जो मेंटल एलिमेंट्स होते हैं हम उसकी इमेजेस बना लेते हैं, ठीक है, अपनी सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू, फीलिंग्स के बारे में। तो इन सब के बारे में जो है इन जो स्टडी हुआ कहाँ पे, इन द स्ट्रक्चरलिज्म लेट 19th सेंचुरी। देन क्रिटिसाइज फॉर इट्स सब्जेक्टिविटी एंड लैक ऑफ जनरलाइजेबिलिटी, यानी इसमें इन्होंने किस चीज़ को किया कि एक तो सब्जेक्टिविटी है ना, कि ये क्यों है, और लैक ऑफ जनरलाइजेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो कोई भी चीज़ हम उसको जनरलाइज करते हैं। जो हमारे आपने इसको स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ा है, जो अपने रिजल्ट्स होते हैं, जो सैंपल हम पूरी पॉपुलेशन में जो हम सैंपल लेते हैं, जो उसके रिजल्ट्स होते हैं हम उसको कैसे जनरलाइज करते हैं पूरी पॉपुलेशन पे। तो जनरलाइज का मतलब यहाँ पे वो नहीं आएगा, इसका मतलब है कि हम जो भी चीज़ है उसका हम सारी पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज नहीं कर पा रहे, हम कुछ गुटों में जिसको है वो बन के रह गए। हाँ, ये सब्जेक्टिविटी क्यों, इन्होंने कहा कि ऐसा क्यों है, क्यों हम उस चीज़ को जनरलाइज क्यों नहीं करते, सारी पॉपुलेशन को हम क्यों नहीं बताते उस चीज़ के बारे में, पूरी जो लोग हैं उनको अवेयर क्यों नहीं करवाते। तो ये इसमें था कि लैक ऑफ जनरलाइजेबिलिटी। फिर है फंक्शनलिज्म लेट 19th सेंचुरी। इसमें क्या हुआ, लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनलिज्म। फाउंडेड बाय, इसको किसने फाउंड किया, विलियम जेम्स में, एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय चार्ल्स डार्विन, एंड फोकस ऑन द फंक्शंस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड देयर रोल इन एडेप्टेशन। अभी हमने ऊपर ही मेंटल प्रोसेसेस की बात की थी, अब इन्होंने इसके फंक्शंस के ऊपर फोकस किया, उनका रोल क्या है, कैसे हम उसको अडेप्ट करते हैं। देन एम्फेसाइज प्रैग्मेटिज्म, हम कैसे आगे प्रोग्रेस करते हैं, हम कैसे आगे बढ़ते हैं, एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, हम साइकोलॉजी को हम कैसे प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करते हैं। पेव द वे फॉर बिहेवियरिज्म एंड अप्लाइड साइकोलॉजी, बिहेवियरिज्म के ऊपर एंड अप्लाइड साइकोलॉजी के ऊपर इन्होंने उसको आगे उस रास्ते को आगे बढ़ाया उस तरफ, ठीक है। देन बात करते हैं साइको एनालिसिस की, काफ़ी सब लोग जानते हैं, अगर फिर भी आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप देखेंगे मैंने फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की जो वीडियोस बनाई उसमें काफ़ी साइको एनालिसिस के ऊपर भी बनाई है। तो उसमें क्या कि सिगमंड फ्राइड की है लेट 19 से लेकर अर्ली 20th सेंचुरी,
उसमें क्या है कि सिगमंड फ्राइड ने इसको जो है यही उसके फाउंडर थे। उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर कि ऑटोमेटिक थॉट्स के अनकॉन्शियस माइंड के हमारे बचपन की जो हमारी मेमोरीज होती हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज होती हैं, वो हमारे माइंड के अंदर सप्रेस हो जाती हैं। हम उसको फिर बाद में उनको हम बड़े होकर उस चीज़ को बाहर निकालते हैं। चाइल्डहुड के जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमें जो डिज़ायर होते हैं, कोई ऐसी चीज़ें जिनको हम याद नहीं करना चाहते, वो हमारी जो है मेमोरी में, हमारे दिमाग में फिट हो जाती हैं, और जो हमारे को आगे हम उसी स्टेज के ऊपर हम फिक्स हो जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते। फिर विद द हेल्प ऑफ साइकोथेरेपी, विद हेल्प ऑफ जो है इसके साइकोलॉजिस्ट, हमारी उसमें हेल्प की जाती है कि वो कैसे साइकोथेरेपी जो हमारी हेल्प करता है उस चीज़ से हमारे को बाहर निकलने में। एंड इंट्रोड्यूस कंसेप्ट लाइक ईड, ईगो, सुपर ईगो। ईड क्या था, हमने क्या किया था, जो बच्चे की तरह जिद करता है कि मुझे ये सब कुछ चाहिए। ईगो क्या होता है, जो मॉरल प्रिंसिपल पे काम करता है। सुपर ईगो क्या होता है कि सुपर ईगो में क्या होगा, हमारे मोरलिटी की। ईगो क्या होगा, वास्तव में जो रियलिटी क्या है। ईगो हो गया बच्चे के लिए जिद करना। ईगो क्या हो गया, जो रियलिटी होती है, वास्तव में हमें जो करना चाहिए, जो हम करते हैं। और सुपर ईगो क्या होता है, जो हमारे मोरल प्रिंसिपल कहते नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा है, खिलौने का वो कोई 2 बच्चे हैं, एक बच्चे के पास थोड़ा डिफरेंट खिलौना है, ठीक है, तो वो दूसरा बच्चा कहते हैं कि नहीं मुझे तो यही चाहिए। ये क्या, बच्चे की जिद करना। सुपर ईगो क्या कहते हैं कि नहीं ये गलत है, वो किसी और बच्चे का, हमें उसको नहीं देना है। ईगो क्या कहती है कि हम उसको नहीं देंगे, क्योंकि हम उसको नया लेके दे देंगे, लेकिन उस बच्चे के हाथ से नहीं देंगे जो रियलिटी है, ठीक है। फिर मेथड्स इंक्लूड फ्री एसोसिएशन, जहाँ पे विदाउट इंटरप्शन जो दिमाग में आता है, ये टेक्निक्स होती हैं, उस जो रिप्रेस मेमोरीज हैं, जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको बाहर निकल जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्री एसोसिएशन टेक्निक विदाउट इंटरप्शन। जो हमारा जो क्लाइंट है उसको मौका दिया जाता है पूरी तरह से बोलने का। देन ड्रीम एनालिसिस, कि जो उसके दिमाग में आता है, उसके जो ड्रीम आते हैं, एक होता है मैनिफेस्ट ड्रीम, एक होता है लेटेंट। लेटेंट कौन से होते हैं, जिसमें कोई ना कोई हिडन मीनिंग होता है। मैनिफेस्ट जो होता है, जो एकदम क्लियर मीनिंग होता है। टॉक थेरेपी, आपस में बातचीत करके जो साइकोथेरेपिस्ट होता है वो अपने क्लाइंट से बातचीत के थ्रू उसके अंदर जो रिप्रेस मेमोरीज होती हैं, जो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जाता है, उसको ड्रीम एनालिसिस के थ्रू, फ्री एसोसिएशन के थ्रू, डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू उसको बताया जाता है, तो उससे बातचीत करके, ताकि थोड़ा वो कंफर्टेबल हो और अपनी दिमाग में अनकॉन्शियस माइंड में जाकर अपनी जो डिप्रेस डिजायर है उनको डिस्कस कर सके। फिर डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, साइको एनालिसिस इन्फ्लुएंस क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड थेरेपी। फिर हम बात करते हैं गेस्टॉल्ट। गेस्टॉल्ट कब आ गया, अर्ली 20th सेंचुरी में। इनको किसने फाउंड किया, मैक्स बर्दाइमन ने, वॉल्फगैंग ने, कोहलर एंड कर्ट कॉफका, ये इनके फाउंडर्स हैं। एम्फेसाइज परसेप्शन एंड होलिस्टिक प्रोसेसिंग, यानी द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। इन्होंने किस पे फोकस किया, होलिस्टिक के ऊपर, एज ए होल। जैसे पूरी जैसे मैंने बताया था ना आपको अर्ली वीडियो में भी, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, हर ढंग से मेंटली, है ना। तो उसमें क्या कि उन्हें परसेप्शन के बारे में बताया और अपनी हमारी ओवरऑल जो हमारी डेवलपमेंट है उसकी बात की, क्या कैसे प्रोसेस करते हैं सब चीज़ों को। और होल जो होता है एज ए होल, वो ज़्यादा बड़ा होता है रादर देन दी पार्ट्स से। एंड फोकस्ड ऑन पैटर्न रिकॉग्निशन, कैसे हम एक पैटर्न बनाते हैं उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। विजुअल परसेप्शन, कैसे हम अपने सेंसरी ऑर्गन से किसी चीज़ को परसीव करते हैं, जो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन है, यहाँ पे उन्होंने उसकी बात की है। देन इन्फ्लुएंस कॉग्निटिव साइकोलॉजी, यानी हमारे जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, हमारी माइंड की स्टडी है, उसको इन्फ्लुएंस किया। एंड ह्यूमन कंप्यूटर इंटेलिजेंस, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, कैसे हम ह्यूमन जो है वो कंप्यूटर के साथ अपने आप को कैसे फेमिलियर करके हम उसके कंप्यूटर की हेल्प से अपना काम को ईजी कर देते हैं। फिर है बिहेवियरिज्म की बात आती है, अर्ली मिड 20th सेंचुरी। ये किसने किया था, जॉन बी वॉटसन ने, और एडवांस्ड बाय द BF स्किनर। हमने इसके बारे में, स्किनर की आपको रैट वाला जो हम एक्सपेरिमेंट किया था, अगर आप नहीं आपको याद आ रहा है तो आप उसमें जाएंगे, फर्स्ट ईयर की वीडियोज़ में MA साइकोलॉजी की, वो भी मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है, आपको मिल जाएगा। जॉन बी वॉटसन है ही इसके फाउंडर जो है, जिन्होंने कहा था कि जो हमारा जो भी बिहेवियर होता है, डेट इज हमारे, हम उसको अडेप्ट करते हैं, हम उसको अपने आप उसको डिज़ायर, जो हमारा अनडिज़ायरेबल बिहेवियर होता है, हम उसको कैसे डिज़ायरेबल बिहेवियर के अंदर जो है कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंडीशनिंग। और कैसे उन्होंने कहा था कि जो हमारा जितना बिहेवियर होता है वो क्या होता है, हमारा एक्वायर्ड होता है। एंड एम्फेसाइज ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ओवर मेंटल प्रोसेस, से जो हमारा बिहेवियर होता है वो दिखता है, जो हमारे मेंटल प्रोसेस होते हैं वो दिखते नहीं है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वो नहीं दिखता, लेकिन जो हमारा बिहेवियर होता है वो क्या होता है,
ओवर्ट होता है, जो हमें दिखता है, और जो हमारे मेंटल प्रोसेस होते हैं क्या होता है, कोवर्ट होते हैं, जो हमारे को किसी को नहीं दिखते। तो उन्होंने ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे यानी ओवर्ट बिहेवियर के ऊपर उन्होंने क्या किया, एम्फेसाइज किया था। और की कंसेप्ट क्या है, जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग, पावलोव का जो डॉग का, आपको याद होगा डॉग का एक्सपेरिमेंट था, सलाइवा आता है, जैसे फूड आता है वो प्रेस करता है, सलाइवा आता है तो वो अपने आप को कैसे कंडीशनिंग कर लेता है, जैसे ही बेल बजती है तो वो पहले उसको फूड के ऊपर आता था, अब बेल बजती है उसके मुंह में सलाइवा आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या था, ये क्लासिकल कंडीशनिंग थी। ऑपरेंट में क्या था, स्किनर की जो थी, जो रैट वाली थी। तो इस ढंग से क्या है कि इन्होंने इनके बिहेवियरिज्म के ऊपर, ये मेन जो बिहेवियरिज्म है वाटसन ने दी है, और मेन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशन इन्हीं पे बेस्ड है। क्लासिकल में इन्होंने क्या कहा था, पावलोव ने कहा था, ऑपरेंट में क्या स्किनर ने कहा था। इसके अलावा हमने एल्बर्ट बंडूरा की भी की थी, वो भी इसमें आएगी। एंड इन्फ्लुएंस लर्निंग थ्योरीज एंड बिहेवियरल थेरेपी। फिर हम बात करते हैं ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी। ये कब आई, मिड 20th सेंचुरी में। इसमें क्या होगा कि रिएक्शन अगेंस्ट डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियरिज्म एंड साइको एनालिसिस जो चला आ रहा था उसके ऊपर, उस पर रिएक्शन फाउंडेड बाय कार्ल रॉजर्स। ये भी हमने फर्स्ट ईयर की वीडियो में आप देखेंगे, सारी मिल जाएंगे। कार्ल रॉजर्स की मिल जाएगी, अब्राहम मैस्लो की मिल जाएगी। ये सब क्या थे, ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज थी। एंड एम्फेसाइज फ्री विल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कब होता है, हम सभी अपने आप को, हम सब में पोटेंशियल होता है अपने आप को अंडरस्टैंड करने का, अपने को सेल्फ एक्चुअलाइज करने का, अपने फुल पोटेंशियल को अटेन करने का, अपनी पर्सनल ग्रोथ का। जब हमारी कैसे हमारी एक हिरार्की की हमने बात की थी, कैसे हमारी बेसिक नीड पूरी होती हैं, सोशल नीड पूरी होती हैं, सिक्योरिटी नीड्स पूरी होती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने आप को लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइज करते हैं, हमारी उससे पर्सनल ग्रोथ होती है। द एग्जिस्टेंशियल एस्पेक्ट इन्फ्लुएंस बाय द जीन पॉल, इनके नाम है, फोकस्ड ऑन द सर्च फॉर मीनिंग इन द लाइफ। इन्होंने एग्जिस्टेंशियल की जब बात करते हैं कि हमारी लाइफ का मीनिंग क्या है, उसकी ये बात करके इनके नाम इसके साथ जुड़े हुए हैं। फॉर्म्ड ऑफ द बेसिस ऑफ द पर्सन सेंटर्ड थेरेपी। पर्सन सेंटर्ड में हमने क्या किया था कि ये रोजर क्लाइंट की थी, रोजर्स की, कार्ल रोजर्स ने की थ्योरी थी। इन्होंने क्या कहा था कि जो क्लाइंट है वही सब कुछ है, हम कैसे उसके साथ एम्पैथेटिकली डील करके, कैसे हम उसको अनड्यू मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिगार्ड देकर, उसको समझ के हम कैसे उसी से ही उसकी जो सफरिंग्स हैं उनको हम बाहर निकलवा सकते हैं। क्लाइंट खुद अपनी हर प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर हम उसके साथ बहुत ही एम्पैथेटिकली डील करते हैं, उसकी बात को समझते हैं, उसको बहुत ज़्यादा रिगार्ड देते हैं, तो वो अपनी हर बात को शेयर करके अपनी जो उसकी प्रॉब्लम चल रही है, वो सफरिंग से वो हीलिंग की तरफ आ सकता है। देन ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी, ये कब आई थी, लेट 20th सेंचुरी में। emerged in the 1960s to 70s, influenced by Eastern spirituality and mysticism and explored spiritual experiences के। देखिए हम ट्रांसपर्सनल की बात कर रहे हैं, तो कैसे जो है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की बात करेंगे, ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ ट्रांससेंडेंस। कहते हैं हम अपने आप को, अपने बात करते हैं, अपने आप को हम कैसे चेंज करते हैं। फिगर्स लाइक स्टेंसिल लव ग्रोविंग के नाम आपको याद करना पड़ेंगे, एंड केन वेबिलबर्ग इंटीग्रेटेड स्पिरिचुअलिटी विद, इन्होंने कैसे जो स्पिरिचुअलिटी को साइकोलॉजी के साथ उसको इंटीग्रेट किया। इन्फ्लुएंस होलिस्टिक एंड वेलनेस साइकोलॉजी, इन्होंने इसको भी इन्फ्लुएंस किया। किस समय, ट्रांसपर्सन, जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं द लेट 20th सेंचुरी। देन कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, ये कब आई, 1950 से 1980। क्योंकि ये आपके जिस ढंग से आपके सिलेबस के हिसाब से मैं आपके ये हेडिंग बता रही हूँ, मैंने अपनी ओर से कोई भी हेडिंग नहीं बनाया है, तो जो आपके सिलेबस में हेडिंग है मैं उन्हीं को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, ए रिएक्शन अगेंस्ट बिहेवियरिज्म निगलेक्ट ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। कैसे कि उन्होंने बिहेवियरिज्म ने कैसे मेंटल प्रोसेसेस को क्या किया, उसको वो किया कि अगेंस्ट कि बिहेवियरिज्म नहीं बल्कि मेंटल प्रोसेसेस है, बिहेवियरिज्म निगलेक्ट ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, तो रिएक्शन हुआ। एम्फेसाइज इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस सच एज मेमोरी, परसेप्शन एंड डिसीजन मेकिंग, इन सब के ऊपर। पहले बिहेवियरिज्म की बात करते हैं, अब हम बात करके इस पर कर रहे हैं, कॉग्निटिव की बात कर रहे हैं, हम मेंटल प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर मेमोरी आती है, परसेप्शन आता है, डिसीजन मेकिंग आती है। फिगर जीन पियाजे का नाम बहुत फेमस है कॉग्निटिव में, हम बात करते हैं जितनी भी जो कॉग्निटिव थ्योरीज होती हैं सब जीन पियाजे ने दी है। नॉम चॉम्स्की का नाम आता है, एल्बर्ट बेंडूरा जिन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी बनाई थी उनका नाम आता है। पेव द वे फॉर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कैसे हम कॉग्निशन के साथ अपने बिहेवियर को दोनों को हम मिलाकर कैसे हम अपने ऑटोमेटिक थॉट्स को, कैसे अपने इरेशनल थिंकिंग को, अपनी नेगेटिव थिंकिंग को हम कैसे पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी हम लोगों ने लिया हुआ है, आप मेरी अर्लियर वीडियोज़ में देखेंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की हमने बहुत अच्छे से बना रखी है, जिन्होंने एग्जाम्पल भी लिया था
कि मान लीजिए एक बच्चे को उसके मदर ने काफ़ी डांट दिया है, ठीक है, तो बच्चे के दिमाग में एक तो ये नेगेटिव थॉट आ जाएंगे कि मेरी मम्मी ने मुझे डांटा है ना, तो मैं अब ऐसे कर दूंगा, मैं काम करूंगा ही नहीं। एक क्या होता है, ये हमारी क्या होगी, नेगेटिव थिंकिंग है। अब क्या होता है, इसको जो इस नेगेटिव थिंकिंग को, जो ऑटोमेटिक थॉट्स हम उसको कैसे रोकते हैं, हम एक तरफ उस बच्चे को समझाएं, उस पर इंटरवीन करें, है ना, विद द हेल्प ऑफ काउंसलर, विद द हेल्प ऑफ थेरेपिस्ट। हम उसको पता है कि नहीं बेटा, मम्मी ने अगर ऐसा कहा है तो कुछ तुम्हारे भले के लिए कहा होगा, यानी हम जब उसको इंटरवीन करते हैं तो बच्चे के जो दिमाग में चल रहा होता है, जो नेगेटिव थॉट होते हैं, वो फाइट करते हैं पॉजिटिव थॉट के साथ, और फाइनल क्या होता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो कैसे कॉग्निटिवली जो कॉग्निशन को, जो इरेशनल थॉट्स हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनके थ्रू हम बिहेवियर को चेंज करते हैं, ये क्या होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें हमने जो है इसकी जीन पियाजे की है। इसके अलावा हमने उसकी बात क्या कहते हैं, हमारे इसमें एरन बैग की भी हमने थ्योरी की थी इसके अंदर बहुत, एक हमने एले की भी थ्योरी की थी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा अगर पढ़ेंगे, अगर थोड़ा MS साइकोलॉजी का सिलेबस भी देखेंगे तो आपको हर चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। मैंने सब चीज़ों की वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है इन द सेपरेट प्लेलिस्ट मॉड्यूल वाइज। फिर हम बात करें मल्टी कल्चरलिज्म। मल्टी कल्चर के नाम से मालूम है, जिसमें एक कल्चर दूसरी कल्चर के साथ क्या होती है, हमें जैसे इंडियन जो है आज की डेट में कनाडा में, US में, ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है, तो यहाँ की कल्चर वहाँ मर्ज हो रही है, हमें बहुत कुछ मिल रहा है देखने को, सीखने को। वहाँ जो हमारे जो बाकी जो कंट्रीज़ के जो लोग हैं, अमेरिकन जैसे हैं, कैनेडियंस हैं, ऑस्ट्रेलियंस हैं, चाइनीज़ है ना, हमारे देश में आते हैं। तो इसमें क्या, ये डाइवर्सिटी के लिए है कि हम उसको कैसे उसको एम्फेसाइज करते हैं, कैसे आपस में रिलेशंस को जो है मैच्योर करते हैं, बढ़ाते हैं, आगे डेवलप करते हैं। हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स इन दी साइकोलॉजी और एम्फेसाइज डाइवर्सिटी, कल्चरल कॉम्पिटेंस एंड सोशल जस्टिस। तो हम जब मल्टी कल्चरलिज्म की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी पे एम्फेसाइज करने था डाइवर्सिटी पे, कि हमारे देश में ऐसे होता है, उनके देश में ऐसा होता है, ठीक है। ऐसे जब वो लोग आते हैं तो देखते हैं कि उनकी कल्चर ऐसी है और इन कल्चर ऐसी है। और कल्चर कॉम्पिटेंस, कि एक कल्चर का दूसरे कल्चर से कॉम्पिटेंस होता है। सोशल जस्टिस की हम बात करते हैं कि सिर्फ हमारे ही देश के क्यों, बाकी लोगों को भी तो मौका मिले यहाँ पे आने का। ऐसे ही जो वो लोग हैं वो सोचते हैं कि हम वही क्यों, इंडियंस को भी तो मौका मिले। तो कहने का मतलब ये कि इसमें क्या होता है, जो ये मल्टी कल्चरलिज्म आया इसमें लेट 20th टू अर्ली 21st सेंचुरी, इन्फ्लुएंस क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी इन द स्टडी ऑफ इंडिजीनियस साइकोलॉजी। यानी क्रॉस कल्चर वही घूम फिर के वही आया था। जब हम मल्टी कल्चरलिज्म की बात करते हैं तो क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी को भी कैसे उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, और जो है हमारी जो साइकोलॉजी में और सब चीज़ें हैं जो अंदर हमें नहीं दिखती हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर भी उन्होंने फोकस किया। तो इस टाइप से जो आपका ये है, इसी का जो हमने UGC का सिलेबस में एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी में, ये बेसिकली मेजर स्कूल्स हैं, आपके उसमें नहीं दिया हुआ ये। वहाँ पे जो एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी में इन्होंने सीधा स्ट्रक्चरलिज्म की बात कर ली, फंक्शनलिज्म की बात कर ली। मैंने आपको ये बताया कि जो मेजर स्कूल्स होते हैं जिनके बेस के ऊपर हम जब ये जितने भी A to I जितनी 9 पॉइंट्स हैं, ये कैसे कैसे हम जैसे लेट 19th सेंचुरी से शुरू होते हैं और हम कहाँ तक पहुँच जाते हैं। लास्ट में देखिए I पॉइंट पे कि लेट 20th टू अर्ली 21st सेंचुरी। तो इस वीडियो को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल।